नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस सर के अंदर। आज जो आपके सामने वीडियो है वो रीट मेंस के लिए, जिसके अंदर जो जीके वाला पार्ट है उसके अंदर देखो आपके आरटीई 2011 राजस्थान का है वो दे रखा है। तो ये मैं पहले इसलिए शो करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से जो साइट है गवर्नमेंट की वहाँ से ये डाउनलोड किया है पूरा अधिनियम, और उस अधिनियम को ट्रांसलेट किया है पूरा, और उसके बाद मैंने आपके सामने मैं हैंड रिटन नोट से वो लेके आया हूँ, और उसके माध्यम से है पूरा पूरा अपन डिटेल के साथ में वो देखेंगे क्या नहीं है क्या है इसमें, पूरी जानकारी इसके अंदर मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। देखो पहला तो चीज़ ये है कि अपना जो अधिनियम है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है राजस्थान निःशुल्क एवं अधिक अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये नियम है, अधिनियम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन आ रखा है कि राजस्थान जो आरटीई 2011 है इसका पूरा नाम क्या है राजस्थान के अंदर। तो यहाँ राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 है। अब ये स्टार्ट कर लेते हैं अपन कि आरटीई एक्ट 2009, ये जो आरटीई 2011 बना है वो केंद्रीय अधिनियम संख्या 35 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 को निर्मित की है। अब देखो केंद्रीय अधिनियम किस अधिनियम के तहत है, तो ये अधिनियम 35 के तहत है। अधिनियम संख्या कौन सी है, 35 है। और आरटीई जो है ना, आरटीई, तो आरटीई की धारा कौन सी है, 38 की अंदर ये शक्तियां दे रखी है कि प्रत्येक राज्य है इसमें संशोधन करके या फिर ये सेम है राज्य के अंदर लागू करेगा। तो राजस्थान ने 38 की धारा के अनुसार है इसमें संशोधन किया, मतलब अपने राज्य के अनुसार बनाकर इसको क्रियान्वित किया। तो पहला तो फुल फॉर्म वाली आपको ध्यान रखनी है, कौन सी धारा का प्रयोग करते हुए 38 है और किस अधिनियम के तहत है, तो अधिनियम 35 के तहत है, ठीक है। अब एक अधिनियम जारी कब हुआ, अधिनियम जारी हुआ है 29 मार्च 2011 को। कब, 29 मार्च 2011 को ये जारी होता है। अब ये लागू कब होता है, तो लागू सभी को पता होना चाहिए, 1 अप्रैल को हो जाता है, ठीक है, 1 अप्रैल 2011। आरटीई 2011 राजस्थान के संदर्भ में है, उसमें टोटल अध्यायों की संख्या 10 है और इसके अंदर धाराएं जो है वो 29 है। देखो कंप्लीट 29 की 29 धाराएं देखेंगे, 10 के 10 अध्याय पूरे पूरे देखेंगे। तो बड़ी मेहनत लगी है, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि 29 धाराएं अपन बताएं तो उसमें टाइम लगेगा, फिर भी मैं कोशिश आपकी बहुत जल्दी करूंगा। धारा नंबर 1 है, तो देखो धारा 1 किस भाग में है, तो ये ध्यान रखना, धारा 1 है किसी भी भाग के अंदर नहीं है। पहला जो भाग है धारा 2 से स्टार्ट होता है, तो एक धारा नंबर 1 है किस भाग में, तो किसी भी भाग में नहीं। इस धारा 1 के अंदर संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, अधिनियम जो है इसका पूरा नाम दे रखा है। तो अधिनियम का देखो यहाँ पर नाम भी कंप्लीट दे रखा है कि राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। ये नियम है, फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, नियम 2011 है। इसका विस्तार कहाँ होगा, तो संपूर्ण राजस्थान राज्य में है इसका विस्तार रहेगा, मतलब पूरे राज्य में ये लागू रहेगा। अब भाग 1 को देखते हैं, भाग 1 में क्या क्या रखा है। तो भाग 1 के अंदर धारा नंबर 2 आती है, और धारा नंबर 2 के अंदर परिभाषाएं दे रखी है, मतलब शब्दावली है, ग्लोसरी दे रखी है। तो वो शब्दावली कौन कौन सी है, एक तो शब्द आता है आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी कौन होगी, तो आंगनबाड़ी देखो भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत स्थापित जो केंद्र होते हैं वो आंगनबाड़ी कहलाएंगे।
उसके बाद में है ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, मतलब बीईओ। बीईओ कौन होगा? तो किसी ब्लॉक में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी जो होगा, प्रभारी अधिकारी जो होगा, जिसको प्रभार दिया जाएगा, वो कौन होगा? बीईओ होगा। फिर है विकलांग बच्चे, नाम आता है इसके अंदर। विकलांग बच्चे कौन होते हैं? तो विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा जो 2 है, उसके खंड टी के तहत जो विकलांग बच्चा निर्धारित कर रखा है, वो विकलांग कहलाएंगे। आगे दे रखा है आयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान। आयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान कौन होगा? तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का जो प्रमुख है, वही कौन होगा? निदेशक या आयुक्त होगा सर्व शिक्षा अभियान का, ऐसे रहेगा। उसके बाद में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, तो इसका भी जिक्र है इसके अंदर। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग का जो प्रमुख होता है वो है जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, डीईओ। तो पर ये डीईओ सभी है कि जिले के प्रारंभिक शिक्षा का जो प्रभारी अधिकारी होता है वो डीईओ होगा। फिर है जिला, क्या है? जिले का नाम है इसके अंदर कार्यकारी समिति। देखो कार्यकारी समिति क्या है? तो विद्यालय के प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए गठित विद्यालय प्रबंधन समिति की एक समिति है ये। देखो जो एसएमसी है, एसएमसी की एक समिति है, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति की एक समिति है, कार्यकारी समिति। उसके बाद में प्रारंभिक विद्यालय। प्रारंभिक विद्यालय कौन से होते हैं? तो कक्षा 1 से लेके 8 तक के जो विद्यालय है वो प्रारंभिक विद्यालय है। छात्र संचय रिपोर्ट, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान ट्रिब्यूनल, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी। एसएमसी है आरटीई धारा 21 के तहत गठित समिति होगी। विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय मानचित्रण का भी है इसके अंदर। धारा किसे कहेंगे? वो भी है राज्य है, राज्य सरकार है। देखो धारा 2 के अंदर क्या दे रखा है? परिभाषित शब्दावली है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अंदर ये दे रखा है उच्च प्राथमिक विद्यालय। उच्च प्राथमिक विद्यालय कौन से होंगे? तो कक्षा 1 से लेके 8 तक संचालित जो विद्यालय हैं वो होंगे। उसके बाद में भाग 2, और भाग 2 के अंदर धारा 3 की बात करते हैं अपन। भाग 2 के अंदर क्या दे रखा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, ये ध्यान रखना आप, एसएमसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्रेड 3 के लिए जो एसएमसी है वो कई पार्ट में आती है। एसएमसी एक तो आरटीई के तहत भी है, एसएमसी अलग से दे रखी है, शैक्षिक परिदृश्य के अंदर है, और एसएमसी आपके आरटी 2011 के तहत है। तो एसएमसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो एसएमसी जो किस भाग में है? 2 में है। धारा कौन सी है? तो धारा है आपकी कौन सी? 3 के अंदर है। एसएमसी की संरचना में कार्य, गैर सहायता प्राप्त स्कूल के अलावा, देखो ये ध्यान रखना, निजी जो स्कूल है उनके अलावा सभी विद्यालयों में गठित ये की जाएगी, ध्यान रखना एसएमसी। वैसे निजी विद्यालयों में भी एसएमसी होती है, परंतु इनके सारे नियम है उसके अंदर लागू नहीं रहते। प्रति 2 साल में इसका पुनर्गठन किया जाएगा। तो इनका कार्यकाल कहें तो एसएमसी का कार्यकाल है वो कितना रहता है? 2 साल का रहता है। सदस्य कौन होंगे? तो बच्चों के माता पिता और अभिभावक जो हैं वो इनके सदस्य हैं। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक इनके सदस्य होंगे, और गांव के वार्ड के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो इनके सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष व सचिव कार्यकारी समिति वाले ही रहेंगे। देखो जो कार्यकारी समिति के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव जो है वो सारे ही इसके ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव होंगे। बैठक प्रति 3 माह में कम से कम 1 बैठक लेना इनका अनिवार्य है, और इनकी कार्य है धारा 21 में निर्दिष्ट कार्य जो भी है वो सारे के सारे कार्य है वो एसएमसी के होंगे। तो ये ध्यान होना चाहिए कि आरटीई जो है ना, आरटी 2009 उनकी धारा 21 के तहत ही है, ध्यान रखना। ये किसमें है?
धारा 21 में है। और RT 2011 की धारा कौन सी है? तो धारा 3 है। भाग कौन सा है? 2 है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये देखो कहीं आपको टॉपिक मिलेगा भी नहीं, खूब सर्च कर लेना। यदि ये RT 2011 आपको कंप्लीट समझाया और मिल जाता है तो। धारा 4 में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति है, जिसके अंदर धारा 3 में अपन बात की थी वो। तो इसका जो संरचना है, ये संरचना ही उसमें है, क्योंकि ये 3 तो उसके अंदर लेते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। हेडमास्टर है, उसका पदेन सचिव होगा। अध्यापक, एक जो अध्यापक है, यदि शिक्षिका हो तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी अध्यापक के अंदर। वार्ड पंच उसका एक होगा संरचना के अंदर। वार्ड पंच बोले तो वार्ड पंच है या फिर पार्षद है, जो भी। छात्रों के माता पिता और अभिभावक के सदस्य होंगे। एक शिक्षाविद होगा। देखो गांव के अंदर यदि एक शिक्षाविद है, उसका चुनाव किया जाता है तो वो होगा, नहीं तो समिति के सदस्यों द्वारा नामित, मतलब शिक्षाविद नामित होगा। नहीं तो है ऐसी स्थिति में छात्र भी, विद्यालय का जो छात्र है वो भी शिक्षाविद के अंदर आएगा। तो ये ध्यान रखोगे आप, ये कमेटी के अंदर, संरचना के अंदर इसके आता है। अब देखो कार्यकारी समिति में 50% महिलाएं तथा SC/ST का उचित प्रतिनिधित्व बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष जो है कार्यकारी के मूल सदस्यों में से चुना जाएगा। उपाध्यक्ष भी कार्यकारी के मूल सदस्य है, उनमें से चुना जाएगा। कार्यकारी के जितने भी सदस्य हैं वो है अपने में से है, इसको चुनेंगे। मूल सदस्य कौन होते हैं? मूल सदस्य मतलब वो अभिभावक जो है ना, वो मूल सदस्य होंगे। बैठक है, प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होगी। इसकी कार्यकारी की ध्यान रखना, कार्यकारी की बात की जा रही है, कार्यकारी समिति यही है, SMC नहीं है। SMC को तो 3 माह में कम से कम एक है, और इसकी जो गणपूर्ति है 1/3 होगी। धारा 5 है विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय विकास योजना तैयार करना, SMC द्वारा 3 वर्षीय योजना तैयार की जाती है, जिनमें 3 वार्षिक उप योजना होगी। देखो 3 तो वार्षिक उप योजना, परंतु एक योजना तैयार की जाएगी और वो है कितने वर्ष के लिए होगी? 3 वर्ष के लिए होगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव के हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके बाद में ये CBO वर्तमान में है, जबकि ये BO के नाम से जाना जाता है, कि समूह पेश की जाएगी। इसको विद्यालय विकास के अंदर जो समिति, जो योजना बनाई जाती है उसको। अब भाग 3 की बात करें अपन, तो भाग 3 के अंदर क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये ध्यान रखना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है किस भाग के अंदर है? तो ये है भाग 3 के अंदर है। भाग धारा से क्या कहती है कि विशेष प्रशिक्षण। विशेष प्रशिक्षण किसको? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर विद्यालय परिसर में ही नियुक्त विशेष शिक्षक या शिक्षक के द्वारा न्यूनतम 3 माह व अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये क्या है? देखो जो CWSM के अंदर आते हैं, ठीक है ना, CWSM के जो अंदर आते हैं उन बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले वही होंगे, उन बच्चों को की पहचान की जाएगी और उस पहचान के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो प्रशिक्षण कौन देगा? यदि स्पेशल शिक्षक उस वहाँ पर नियुक्त है तो वो देगा, नहीं तो शिक्षक ही जो स्टाफ है उनके अंदर से दिया जाएगा। परंतु ये जो प्रशिक्षण है न्यूनतम 3 माह के लिए होगा और अधिकतम है 2 वर्ष के लिए होगा। मुझे आशा है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मैं कंप्लीट जितना बन रहा है मैंने पूरा आपको पहले ही बता दिया भैया कि इसके अंदर ये आ रखा है। जो ओरिजिनल अधिनियम है, ओरिजिनल एक्ट है, उसकी पूरी है मैंने एडिट करके, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने पूरा आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अब है भाग 4 है। भाग 4 के अंदर क्या है कि राज्य सरकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व व स्थानीय प्राधिकरण, ये भाग 4 के अंदर है। और धारा कौन सी है? 7 है। आसपास का क्षेत्र या सीमाएं क्या रहेगा? तो 1 किलोमीटर की पैदल दूरी। देखो 1 किलोमीटर की पैदल दूरी कैसे हो सकती है? मान लो ये है
और एक यहाँ पर विद्यालय है, और 1 किलोमीटर वैसे रोड आपकी ऐसे जाकर ऐसे आ रही है, विद्यालय मतलब 1 किलोमीटर आपका यूं हो जाता है, परंतु यहाँ जाने पर आपके 1 किलोमीटर से कम हो रहा है। तब ये 1 किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर की पैदल दूरी कही जा रही है, यहाँ पर 1 किलोमीटर पूरा हो रहा है, तो यहाँ आपका विद्यालय है। समझ गए होंगे आप। 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर प्राथमिक विद्यालय होगा, 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। कठिन व दूरस्थ क्षेत्र जो हैं, ये ध्यान रखना, इसके लिए स्पेशल है। सामान्यतः 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा और 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। परंतु कठिन और दुर्गम जो क्षेत्र है, जैसे रेगिस्तान है और यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर न्यूनतम 150 की जनसंख्या हो, है ना, उस क्षेत्र के अंदर 150 की जनसंख्या हो, और 6 से 11 वर्ष तक के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं वो न्यूनतम 20 बालकों पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। देखो, पढ़ने वाले भी होने जरूरी है, 6 से 11 वर्ष के बच्चे, और वहाँ गांव की जो जनसंख्या है वो 150 होनी जरूरी है, तो वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। ऐसा आवास जहाँ कम से कम 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक हैं, तो उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। अब समझ लो इसको। प्राथमिक विद्यालय कब खोला जाएगा? 1 से 5 वाला। 1 से 5 वाले के लिए एक तो गांव की जनसंख्या 150 और वहां पर पढ़ने वाले बालक है वो कितने हो? 20 हो। ठीक है। अब 6 से 8 तक का विद्यालय कब खोला जाएगा? वो 1 से 8 होगा, वैसे 6 से 8 की क्लास है वहां कब हो जाएगी कि यहाँ पर जो मान लो कि ऐसे 2 विद्यालय हैं, कितने विद्यालय हैं? 2 विद्यालय हैं ये, और 2 विद्यालयों में मिलकर 30 बालक है वो के कब हो जाते हैं? कक्षा 5 के बालक है वो 30 हो जाते हैं 2 विद्यालयों के मिलकर, लेकिन 3 भी हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं बालक, तब है 8वीं स्कूल खोली जाएगी। यदि आपके दिमाग में ये आ रहा है ये नोट्स है हमें प्रोवाइड करवा दिए जाएं, तो बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां ज्वाइन कर लें, ये आपके लिए फ्री अवेलेबल करवा दिए जाएंगे बिल्कुल। धारा 8 के अंदर राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण के उत्तरदायित्व है, वो धारा 8 के अंदर है। धारा 9 के अंदर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बच्चों के अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा। बच्चों के अभिलेख कौन से होंगे, है ना? वो क्या कहते हैं उससे, वो फाइल तैयार की जाएगी, उसे पूरे डॉक्यूमेंट है उसके तैयार किए जाते हैं एक ही फाइल में। वो है संशय लेख, विद्यार्थी संशय जो लेख हैं वो तैयार करवाई जाएगी, प्रत्येक की रखरखाव करेगा, ये 9 के अंदर कह रखा है। अब भाग 5 आ रहा है। भाग 5 के अंदर है कि विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी है। देखो उनकी क्या ड्यूटी रहती है विद्यालय और टीचर्स की। धारा 10 के अंदर कह रखा है कि कमजोर वर्ग व वंचित वर्ग के बालकों का प्रवेश करवाया जाएगा। अब ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25% निःशुल्क प्रवेश के संबंध में आरटीई के अंदर धारा 12 के तहत ये प्रवेश हैं। देखो निजी जो विद्यालय है, ये सब निजी विद्यालय से संबंधित है। निजी जो विद्यालय है उसमें आरटीई एक्ट के तहत, आरटीई एक्ट के तहत क्या होता है? पहली क्लास में 1 मिनट, फर्स्ट क्लास में प्रवेश लेने वाले जो छात्र होते हैं, कक्षा कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट है, और फर्स्ट में से टोटल जो बच्चे हैं, कुल बच्चे हैं, कुल बच्चों में से 25% को है निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, कुल बच्चों में से मान लेते हैं फर्स्ट के अंदर प्रवेश होते हैं 30 का, तो पहला बच्चा है वो फ्री होगा। ध्यान रखना, पहले बच्चा ये एडमिशन के तहत लिया जाएगा फ्री, आरटी के तहत। फिर 2, 3, 4, ये 3 हो गए, 5वां बच्चा फिर हो जाएगा ये फ्री। इस प्रकार से है रेशियो ये चलता जाएगा, और इसके तहत है वो फ्री एडमिशन दिए जाते हैं। तो ये आरटी धारा 2000, आरटी 11 के अंदर तो धारा 10 में है, परंतु आरटी 2009 के अंदर ये धारा 12 के अंदर है निःशुल्क प्रवेश वाला। तो ये निःशुल्क प्रवेश भी स्पेशल दे रखा है, और आपको कंप्लीट ध्यान रखना है इसका, क्योंकि आरटीई निजी विद्यालय में 25% निःशुल्क प्रवेश जो है
ये अलग से टॉपिक मेंशन कर रखा है, तो ये ध्यान रखना। धारा 10 और धारा 12। धारा 11, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अब देखो धारा 10 के तहत जो एडमिशन दिया था उसको भाई पैसे तो देने पड़ेंगे विद्यालयों को, तो निजी विद्यालयों को कि सरकार द्वारा है उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। निजी विद्यालय में आरटी धारा 12, क्योंकि आरटी की धारा 12 है, ये आरटी अधिनियम नहीं होकर ये नियम है अपने राजस्थान में, के तहत प्रवेशित बच्चों की प्रतिपूर्ति राशि राज्य सरकार वे करेगी। धारा 12 के अंदर है कि आयु प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज, देखो ये जो है ना कि आयु प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज कौन कौन से मान्य होंगे। अस्पताल, हॉस्पिटल या एएनएम का रजिस्टर है उसकी आप फोटोकॉपी ले जाओ, मान्य है, मतलब वो आयु प्रमाण पत्र है। आंगनवाड़ी जो कार्ड बना रखा है बच्चे का वो मान्य है। जन्म प्रमाण पत्र बना रखा है जिसको कि ग्राम विकास अधिकारी जारी करता है वो है सबसे बेस्ट है। नहीं तो स्व घोषणा, देखो ध्यान रखना, माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की उम्र का घोषणा पत्र है, माता पिता या अभिभावक कर लेते हैं तो वो भी जन्म प्रमाण पत्र के तहत माना जाएगा। आप है नकार नहीं सकते हैं। प्रवेश की विस्तृत अवधि, अब देखो प्रवेश की तिथि क्या होगी। विद्यालय में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने की तारीख से 6 माह तक, देखो यहां आपको पता होना चाहिए कि 30 सितंबर है, 30 सितंबर है अंतिम तिथि मानी जाती है। प्रारंभिक विद्यालयों के अंदर अंतिम तिथि कौन सी मानी जाती है? 30 सितंबर। परंतु उसमें कह भी रखा है कि 30 सितंबर के बाद में भी यदि एडमिशन आता है तो एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता है। 6 माह के बाद प्रवेश पर विशेष प्रशिक्षण की सहायता से प्रवेश दिया जाएगा। अब देखो 6 माह के बाद में एडमिशन लिया है तो उसके लिए अलग से स्किल्स के रूप में प्रशिक्षण देते हुए स्पेशल क्लास लगा कर उसको उस बाकी वाले बच्चों के बराबर लाना होगा। धारा 14, ये धारा याद रखना भैया, विद्यालय मान्यता, विद्यालय को मान्यता, क्योंकि मान्यता गवर्नमेंट को तो होती है परंतु प्राइवेट विद्यालय को मान्यता देने के लिए 14, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989 संशोधन 1992 का अधिनियम संख्या 19 के तहत है ये मान्यता की रूल्स दे रखे हैं। यहाँ देखो मान्यता में पूरा ही लिखने जाऊं तो बहुत लंबा हो जाता है, नहीं तो ध्यान रखो आप पहले क्या चाहिए, टॉयलेट भी सेपरेट चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग 1+1 चाहिए। उसके बाद में जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग वैसे आपके कोई स्कूल खोलनी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, बिल्डिंग जो है तो बिल्डिंग क्या होनी चाहिए, पक्की होनी जरूरी है, ठीक है ना। आर्किटेक्ट ये उसको लिख के देख भी 5 या 10 साल के तक गारंटी दे कुछ नहीं होने वाला है। बाउंड्री होनी जरूरी है, ये बाउंड्री देखो बाढ़ भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये सारे रूल्स हैं वो होना जरूरी है। अब देखो 15 के तहत स्कूल की मान्यता वापस लेना, यदि ये नियमों की पालना नहीं की जाती है, धारा 14 के तहत जो नियम है उनकी पालना नहीं करने पर धारा 15 के तहत है वो स्कूल की मान्यता है वो रद्द की जा सकती है। भाग से धारा 16, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी। देखो यहाँ पर थोड़ा कि बराबर फोटो नहीं आया है। आरटी धारा 23 की उपधारा 1 के द्वारा निर्धारित व धारा 2 के खंड N में जो वर्णित है, निर्धारित योग्यता से न्यूनतम योग्यता वाले शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। जो तय न्यूनतम योग्यता तय कर रखी है उससे निम्न नहीं होगा। परंतु ये ध्यान रखना 17 के अंदर देखो न्यूनतम योग्यता में छूट दे रखी है, वो कौन सी है, राज्य में शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण देने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं होने पर, देखो टीचर तो है परंतु उसको ट्रेनिंग देने वाली कोई संस्था नहीं है, तब आप न्यूनतम योग्यता वालों को ले सकते हैं, क्योंकि अब ट्रेनिंग देने वाला ही नहीं है, अब दी जा सकती है। निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति जब मिले ही नहीं
है ना, उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त हो ही नहीं। बच्चे मतलब लेने 1000 हैं और जो तय योग्यता कर रखी है उसमें 900 बच्चे आ रहे हैं, तो 100 जो है उसकी निम्न योग्यता से भी लिए जा सकते हैं। पर हाल में ऐसा कुछ है नहीं, एक के लिए लाख फॉर्म आ जाते हैं। धारा 18 न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना। अधिनियम के प्रारंभ के 5 वर्ष की अवधि के भीतर, देखो अधिनियम जो प्रारंभ हुआ है 2011, क्योंकि पहले लग रखे थे और उनके लिए ये निर्देशित हैं, तो 2016 तक यदि जो नियम उसने लागू कर रखे थे वो नहीं थे तो उनको पूरा करना था। 19 के अंदर शिक्षकों के वेतन भत्ते और सेवा के नियम और शर्तें हैं वो दे रखी है। क्या है? वेतन भत्ते सेवा के नियम और शर्तें किसके? शिक्षकों के हैं। वो कौन सी धारा के अंदर है? 19 में। राजस्थान शैक्षिक अधिनियम सेवा अधीनस्थ सेवा नियम 1971, पंचायती राज नियम 1996, राजस्थान पंचायती राज प्रबंधक सेवा नियम 2008 के तहत जैसी भी स्थिति हो तय होंगे। जैसे ये जो अधिनियम बन रखे हैं, इस अधिनियम के तहत जो भी निर्धारित कर रखा है वो ये दिए जाएंगे। बहुत लंबा तो हो रहा है, परंतु देखो थोड़ा बहुत बलिदान देना ही पड़ेगा आपको तैयारी करने के लिए। देखो एक बलिदान नहीं है, ये हेल्प जरूर कर लेना, शेयर कर देना भाई वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में। ये बड़ी मेहनत लगती है ट्रांसलेट करना और उसके बाद में नोट्स बनाना, और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर तो कह दिया है, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, इतना काम भैया भी कर लो। शिक्षकों के कर्तव्य, किए जाने वाले कर्तव्य और अर्थात कार्य है वो कौन कौन से हैं शिक्षकों के? तो प्रत्येक बच्चे के लिए छात्र संचय रिकॉर्ड फाइल रखना, ये ध्यान रखना। मैंने पहले ही कहा था पोर्टफोलियो रखना जरूरी है। तो हो गए, पोर्टफोलियो रखना जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी बहुत जरूरी है। जो भी प्रशिक्षण होते हैं उसके अंदर उपस्थिति रखनी। पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल और पाठ्य पुस्तक विकास में भागीदारी है वो निभाना, ये सारे शिक्षकों के कार्य हैं। वैसे कार्य आप सभी ने पढ़ रखे होंगे, RT 2009 के तहत भी शिक्षक कौन कौन से कार्य में जाएगा, 3 उसको निर्देशित कर रखे हैं। उनके अलावा है शिक्षक अतिरिक्त कार्य में नहीं जाएगा, परंतु यहाँ पर है विद्यालय के कार्य आपके कहे गए थे। धारा 21 के तहत क्या है कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखना। अब देखो छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, तो 2011 का जो अपना नियम है, रूल्स है, ये एक्ट नहीं है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन निम्न प्रकार से करेगा। अब देखो शिक्षक, गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा कि शिक्षक कम है कि नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले SMC है, अपने विद्यालय के अंदर जो शिक्षकों की कमी पूर्ति है उनकी सूचना है 10 अप्रैल को PO को देगी। किसे देगी? CBO को देगी। CBO है अपने अधीन आने वाले सभी जो विद्यालय हैं उनकी जो कर्मचारी है, उनकी जो कमी है, उनकी जो सूचना है 10 मई को DO कार्यालय को देगा, मतलब जिले को देगा। अब जिला के अंदर आने वाली सभी सूचनाएं को एकत्रित करके DO साहब जो है वो किन्हें देंगे? 20 मई को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को देंगे, और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा है पूरा संकलन करेगा, 15 जून को राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। देखो बड़ी शानदार जानकारी है। SMC के बाद में CBO साहब, CBO से DO साहब, DO के बाद में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। अब डेट याद रखना, 10 अप्रैल, 10 मई, 20 मई और 15 जून। अब बात करते हैं वर्तमान छात्र शिक्षक अनुपात क्या है। प्राथमिक विद्यालय है उनके लिए छात्र शिक्षक अनुपात 1:30 का है, 1:30 का रेशियो है, मतलब 30 बच्चों पे 1 शिक्षक। वैसे ध्यान रखना न्यूनतम शिक्षक आपने पढ़ ही रखा होगा, न्यूनतम 2 होने जरूरी है विद्यालय के अंदर, और उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर 1:35 का रेशियो है। देखो सामान्यतः पूर्व जब निर्धारित था वो 1:40 का था, परंतु आपको ये ध्यान रखना 1:30 का रेशियो है, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन आ रखा है। भाग 7
पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा का समापन। धारा 22 शैक्षणिक प्राधिकरण है वो क्या है? तो आयु अनुसार पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार करना। देखो आयु के अनुसार तैयार की जाएगी। सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को व्यवहार में लाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण डिजाइन विकसित करना और समग्र विद्यालय गुणवत्ता मूल्यांकन की प्रक्रिया को डिजाइन व कार्यान्वित करना, ये शैक्षणिक प्राधिकरण है। ठीक है, शैक्षणिक कार्य है ये। अब धारा 23 के अंदर है प्रमाण पत्र का पुरस्कार। अब प्रमाण पत्र पुरस्कार कौन सा? तो सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? बच्चों के लिए ये बात की गई है। बच्चों का सर्टिफिकेट होता है जिसको अपन कहते हैं अंक तालिका, वो बच्चों को प्रदान की जाएगी तो वो प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाग 8 के अंदर शिकायत निवारण का है। ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, ये थोड़ा विस्तृत है शिकायत निवारण वाला। तो राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा है स्थापित किया जाएगा। शिक्षकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाएगा। धारा 24 के अंदर है, ध्यान रखना 24 ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति बनेगी। उसका जो अध्यक्ष है वो बीडीओ होगा। बीडीओ है, ध्यान रखना अध्यक्ष है, और सदस्य है बीओ है, और सदस्य सचिव जो है वो एबीओ है। कंप्लीट ध्यान रख लें। अध्यक्ष कौन है? बीडीओ साहब है, खंड विकास अधिकारी है। सदस्य कौन है? प्रारंभिक ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो है वो सदस्य होगा, और अवर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा जो अधिकारी होगा वो सदस्य सचिव होगा। बैठक 3 माह में कम से कम एक बार ली जानी आवश्यक है, परंतु कोई भी जब शिकायत आई जाती है तो उस शिकायत के निवारण के लिए बैठक ली जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर बैठक ली जाएगी। बैठक के निर्णय की संबंधित शिक्षकों को सूचना देना। बैठक के अंदर क्या निर्णय लिया गया तो उस संबंधित शिक्षक को जिसने ये शिकायत दर्ज करवाई थी उनको सूचना है वो कौन देगा? सदस्य सचिव देगा, ये साहब देंगे। तो ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति को आप समझ गए होंगे। और अब देख लेते हैं जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति। जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति है, इसमें क्या है? अध्यक्ष है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिसको कि सीईओ कहते हैं, वो होगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। ये आपको कम दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं जिला परिषद। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होता है, वैसे यहाँ सीईओ लिख दिया है तो आपको पता चल गया होगा। सदस्य कौन होगा? तो सदस्य होगा साहब डीईओ, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक शिक्षा की बात की जा रही है। सदस्य सचिव कौन होगा? तो एडीईओ। कौन होगा? एडीओ होगा। अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एडीओ साहब होंगे सदस्य सचिव, और डीओ साहब होंगे वो सदस्य होंगे। बैठक के निर्णय की सूचना पहले भी ब्लॉक वाले की तरह है, संबंधित शिक्षक को देगा कौन? सदस्य सचिव। ब्लॉक समिति के निर्णय से संबंधित असंतुष्ट होने पर यहाँ अपील की जा सकती है। यदि कोई अध्यापक है, ब्लॉक समिति ने निर्णय दिया है, उनसे असंतुष्ट है, तो जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की समक्ष वो अपील कर सकता है। अब बैठक की बात करें तो 3 माह में कम से कम एक बैठक आवश्यक है, और आवश्यकता पड़ने पर बैठक बुलाई जा सकती है। निजी विद्यालय अपने शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए अपना तंत्र विकसित करेगा। निजी विद्यालय हैं वो भी तंत्र विकसित करेगा। धारा 25 के अंदर बच्चों माता पिता के लिए शिकायत निवारण की बात कर रखी है, तो इनकी जो शिकायत निवारण है एसएमसी खुद करेगी, विद्यालय प्रबंधन समिति, और 3 माह के भीतर आवेदक को है सूचित करेगा। देखो एसएमसी 3 माह के भीतर जो भी निर्णय लेना होता है वो निर्णय ले लेगी और फिर है उनको सूचित कर दी जाएगी। भाग 9
बच्चों के अधिकारों का संरक्षण है भाग 9 के तहत है। और धारा 26 में कि राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। ये कौन सी धारा है आपकी? 26 है। धारा 27 के अंदर है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने की जो क्या रीति रहेगी वो धारा 27 के अंदर दे रखी है। और यहाँ पर है 1994, आई थिंक ये है, सॉरी 1097, ये है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है और ये इसी के तहत है, धारा 27 के तहत है। ठीक है। अब धारा 28, राज्य सलाहकार परिषद का गठन और कार्य। राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, उनके कौन कौन से कार्य होंगे और क्या है वो भी आपको याद होना कंपलसरी है भैया। अब देखो संरचना क्या है, एक अध्यक्ष होगा जो कि पदेन होगा। पदेन का अध्यक्ष कौन है? स्कूल शिक्षा विभाग का जो प्रभारी मंत्री है वो ही राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होगा। सदस्य कुल है वो 14 होंगे ना, कुल सदस्य 14 की बात की गई है सदस्य, और एक अध्यक्ष 15 हो गए। इसमें कम से कम 3 जो सदस्य हैं SC ST और माइनॉरिटी के होंगे। कम से कम एक सदस्य है CWSN, मतलब विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनके संबंधित अनुभव रखने वाला व्यक्ति है वो होगा। एक जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र का विद्वान होगा और कम से कम एक जो है शिक्षक शिक्षा क्षेत्र का विद्वान होगा। पदेन सदस्य है इसके अंदर और होते हैं, वो कौन कौन से बात कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी या सचिव है। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रारंभिक शिक्षा आयुक्त निदेशक। देखो ये SIERT हो गया, अब ध्यान रखना आप, SERT नहीं है, SIERT है। अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी इनका सदस्य होगा। सचिव साहब है वो कौन होंगे? तो राज्य परियोजना निदेशक SSA के पदेन जो सदस्य हैं वो इनके क्या होंगे? सचिव होंगे। बैठक 3 माह के भीतर एक बैठक, 3 माह में एक बैठक। महिलाएं हैं 1/3 होना इसके अंदर आवश्यक है। वित्त पोषण है स्कूल शिक्षा विभाग करेगा और बैठक की कोरम है वो 50% सदस्य है बैठक के अंदर उपस्थित होने कंपलसरी है। अब लास्ट है भाग 10 और धारा 29, क्योंकि पहले ही कहा था कि भाग इसके अंदर कितने हैं, तो भाग तो है 10 और धाराएं कितनी है? 29 है। तो भाग 10 आ गया आपके सामने, 29 धारा मतलब लास्ट वाले। कई तरह की शिकायतों का निवारण है इसके तहत किया जाएगा। किसी भी मामले को शिक्षा विभाग में सरकार को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। जो भी मामला है शिक्षा विभाग में सरकार को भेजा जाएगा और जो सरकार अंतिम निर्णय देगी वो सभी के लिए अंतिम निर्णय होगा और बाध्यकारी भी होगा। अब दोस्तों अपना YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लें। मैं सारा ग्रेड 3 के लिए जो भी सिलेबस बनता है वो टोटल डालूंगा। SST के हैं तो उसका कंप्लीट सिलेबस में यहाँ पर कवर करवाऊंगा। और टेलीग्राम और अपना ऐप भी है, ऐप है वो कार्य में लगा हुआ है, मतलब आपको NCERT के जो हैंड रिटन नोट्स है वो ऐप के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री। GK विद GS सर के नाम से खोजोगे तो मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना और YouTube को सब्सक्राइब कर लेना। समय समय पर आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। और यदि आप व्हाट्सएप से, पर वैसे आप ज़्यादातर इस टेलीग्राम से कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप में यूज़ बिल्कुल कम ही करता हूँ। तो ये वीडियो आपको लगा कैसा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आशा है मेरी जो मेहनत है आपके काम आएगी। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करके मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।